हेलो। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 1 से प्रश्न क्रमांक 50 यानी परिवार और मित्र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, परिवार में बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पहला ऑप्शन केवल अनुशासन, दूसरा प्रेम, सुरक्षा और सहयोग, तीसरा केवल पढ़ाई और चौथा खेल। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, प्रेम, सुरक्षा और सहयोग। ये परिवार में बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, संयुक्त परिवार में समानता कौन कौन रहता है? पहला ऑप्शन केवल माता पिता, दूसरा ऑप्शन केवल भाई बहन, तीसरा ऑप्शन कई पीढ़ियों के सदस्य और चौथा ऑप्शन केवल बच्चे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कई पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद माता पिता रहते हैं, सभी मिलाकर इसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। प्रश्न तीसरा, बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहला ऑप्शन परिवार और परिवेश की, दूसरा केवल विद्यालय की, तीसरा केवल पुस्तक की और चौथा केवल टीवी की। तो बच्चे में जो सामाजिक विकास की सबसे ज़्यादा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है परिवार और परिवेश की। यदि जैसा आपका परिवार रहेगा वैसे ही उसके सामाजिक गुण विकसित हो गए। यदि परिवार अच्छे गुण देगा तो सामाजिकता अच्छी बढ़ेगी, और यदि खराब देगा तो खराब बढ़ेगी। परिवेश का मतलब जहाँ पर वो रहता है, जिस वातावरण में। प्रश्न क्रमांक चौथा, परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों क्या विकसित करती है? पहला ऑप्शन डर, दूसरा सहभागिता की भावना, तीसरा आलस और चौथा निर्भरता। तो बच्चे में जो निर्णय लेने की प्रक्रिया विकसित करती है वो सहभागिता की भावना, यानी कि सभी से मिलकर वो विचार रखते हैं उसके बाद में एक निर्णय लेते हैं, उसको बोलते हैं सहभागिता की भावना। प्रश्न क्रमांक 5वां, परिवार के सदस्यों में कार्यों का बंटवारा किस भावना को बढ़ाता है? पहला सहयोग को, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा भेदभाव को, अकेलापन को। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सहयोग को बढ़ाता है। प्रश्न क्रमांक 6, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? पहला ऑप्शन वातावरण का, दूसरा केवल खिलौनों का, तीसरा केवल कपड़ों का और चौथा केवल भोजन का। तो इसका जो राइट आंसर है वातावरण का। वो जिस भी वातावरण परिवेश में रहेगा, यदि अच्छे व्यक्ति के साथ बैठेगा तो उसमें अच्छे गुण विकसित होंगे। यदि खराब व्यक्ति के साथ बैठेगा, खराब गुण, मतलब अच्छे संगत में अच्छे गुण और खराब संगत में खराब गुण। प्रश्न क्रमांक 7, परिवार में बुजुर्गों से बच्चों को मुख्यतः क्या सीखने का अवसर मिलता है? पहला अनुभव और परंपरा है, दूसरा केवल खेल, केवल गणित, तीसरा और केवल विज्ञान। तो बुजुर्ग से बच्चों को अनुभव और परंपरा, जो भी उन्होंने गलती करी है उससे जो सीख मिली वो आराम से सीख कर अपने जो उनको और आगे बढ़ा सकते। परंपरा कि हमारी ये परंपरा रही, हमारे देवी देवता की ये परंपरा रही, हमें ये त्यौहार मनाते, ये सभी चीज़ें। प्रश्न क्रमांक 8, यदि किसी बच्चे के परिवार में संरचना दूसरे बच्चे से अलग है तो शिक्षक क्या करना चाहिए? उसका मजाक उड़ाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन उसे अलग बैठाना चाहिए, तीसरा सभी पारंपरिक संरचनाओं का सम्मान करना चाहिए, चौथा उसके परिवार को गलत कहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि हमें सभी के परिवार का सम्मान करना चाहिए, सभी के परिवार को एक समान देखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, परिवार में बच्चों को घरेलू कार्य में शामिल करने का उचित उद्देश्य क्या है? उन्हें दंड देना, दूसरा जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित करना, तीसरा उनका पढ़ाई पर समय खत्म करना और चौथा उन्हें थकाना। तो इसका जो राइट आंसर है, यदि हम घरेलू कार्य करा रहे हैं तो बच्चों को जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चे के लिए परिवार का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? केवल आर्थिक सहायता, दूसरा सुरक्षा, देखभाल और भावनात्मक सहयोग, तीसरा केवल मनोरंजन और चौथा केवल शिक्षा। तो बच्चों के लिए परिवार का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सुरक्षा, देखभाल और भावनात्मक सहयोग। प्रश्न क्रमांक 11, परिवार में लिंग का आधार पर कार्य बांटना हमेशा उचित है, दूसरा लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ा सकता है, तीसरा बच्चों का विकास बढ़ता है और चौथा वैज्ञानिक नियम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, लैंगिक रूढ़ियाँ, जो रूढ़ियाँ वगैरह रहती है लैंगिक रूढ़ियों को बढ़ावा देता है। यानी कि लैंगिक भेदभाव किसे कहते हैं? जब हम लड़के और लड़की और लड़के को एक समान नहीं रखते उसको बोलते हैं लैंगिक भेदभाव। यानी कि लड़के और लड़कियों को यदि समान अवसर हम नहीं देते तो उसको बोलते हैं लिंग भेदभाव। कैसे? यदि मान लो एक लड़की है, वो यदि गाड़ी चला रही है और किसी ने बोल दिया उसके पेरेंट ने कि लड़कियां गाड़ी थोड़ी चलाती है, ये तो लड़के चलाते हैं, तो ये लिंग भेद है। और एक और दूसरा, यदि यदि लड़की
जैसे रेलवे लोको पायलट बन गई तो उसको बोलते हैं कि लड़की का काम थोड़ी लोको पायलट बनना, इसको बोलते हैं लैंगिक रूढ़ियाँ। या फिर ऐसे मान सकते हो आप कि जैसे मान लो एक परिवार है, परिवार में लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और लड़की को डाल दिया गवर्नमेंट स्कूल में, तो इसको बोलते हैं रिंग रूढ़िवादी। प्रश्न क्रमांक 12, यदि बच्चा कहता है कि लड़कियों लड़कों की तरह खेल नहीं खेल सकते, शिक्षक क्या करना चाहिए? उसकी बात को सही मानना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, उदाहरण देकर लैंगिक रूढ़ी को चुनौती देना चाहिए, विषय बदल देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है, उदाहरण देकर लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, बच्चे अपने आसपास से लोगों की भाषा मुक्तता किस माध्यम से सीखते? पहला सामाजिक अंतरक्रिया से, दूसरा केवल किताब से, तीसरा केवल परीक्षा से और चौथा केवल लिखने से। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सामाजिक अंतरक्रिया से, यानी कि समाज में जिस प्रकार की भाषा का यूज़ होगा तो बच्चा भी उसी प्रकार उसी को अनुकरण कर परीक्षण करके आसानी से सीखेगा। प्रश्न क्रमांक 14, परिवार में संवाद का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल आदेश देना, दूसरा बातचीत और सुनना, तीसरा बच्चों को चुप रखना और चौथा दंड देना। तो परिवार में संवाद का जो मेन उद्देश्य है वो बातचीत को सुनना और उनको समझना है। प्रश्न क्रमांक 15, परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चे को कभी प्रभावित नहीं करती? पहला ऑप्शन, दूसरा विभिन्न अवसरों को प्रभावित कर सकती है, तीसरा केवल खेल को प्रभावित करती है, चौथा केवल भाषा को। तो इसका जो राइट आंसर है विभिन्न अवसरों को प्रभावित कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 16, बच्चों को अपने परिवार के बारे में बताने का अवसर देने से क्या होगा? उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन उनका ज्ञान घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन वो पढ़ाई छोड़ सकते, चौथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अवसर देंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आसानी से अपनी बात रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, परिवार के अवधारणा पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? केवल परिभाषा याद कराना, दूसरा बच्चों को अपने परिवार के अनुभव को साझा कराना, तीसरा केवल परीक्षा लेना और चौथा केवल गृह कार्य करना। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों को अपने परिवार के अनुभव साझा करने से परिवार के बारे में बच्चों को समझने में आसानी होगी। प्रश्न क्रमांक 18, किसी बच्चे के माता पिता अलग रहते, शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को दोष देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन उसके परिवार को सम्मान करना चाहिए, तीसरा उसकी कक्षा अलग कर देना चाहिए, चौथा उसके बारे में अन्य बच्चों को बताना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है उसके परिवार का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19, परिवार में बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देना चाहिए, किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन सहभागिता का, दूसरा भेदभाव का, तीसरा दमन का और चौथा अनुशासनहीनता का। तो बच्चों में कोई यदि अपनी परिवार में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सहभागिता। प्रश्न क्रमांक 20, परिवार में बच्चों की जिम्मेदारी कैसी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन उम्र और क्षमता के अनुसार, दूसरा केवल लड़कों को, तीसरा केवल लड़कियों को और चौथा बिल्कुल नहीं। तो जो जिम्मेदारी होती है वो उम्र और क्षमता के अनुसार ही होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 21, बच्चे के सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? केवल परिणाम पर, दूसरा बच्चे के सामाजिक और पारिवारिक अनुभव पर, तीसरा केवल उसकी लिखावट पर, चौथा उसकी उपस्थिति पर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चे की सामाजिक और उसकी पारिवारिक स्थिति और अनुभव के आधार पर बच्चे को शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 22, परिवार में अलग अलग सदस्यों को अलग अलग व्यवसाय होने से दर्शाता है, सभी का काम समान होता है, समाज के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, ये केवल एक व्यवसाय महत्वपूर्ण और चौथा व्यवसाय का कोई महत्व नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है समाज के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, बच्चों को परिवार में विभिन्न सदस्यों के व्यवसाय के बारे में पूछ देने से किस प्रकार का अधिगम? पहला अनुभवात्मक अधिगम, दूसरा रटने का अधिगम, तीसरा निष्क्रिय अधिगम, चौथा रचनात्मक। तो इसका आएगा अनुभवात्मक अधिगम। प्रश्न क्रमांक 24, बच्चे के विकास में मित्रों का समूह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे? पहला ऑप्शन सामाजिक कौशल विकसित होता है, दूसरा केवल अंक बढ़ते, तीसरा केवल शारीरिक विकास होता है और चौथा भाषा समाप्त होती। तो इसका जो राइट आंसर आएगा सामाजिक कौशल विकसित होते। यदि बच्चे अपने मित्र के साथ रहेंगे तो समाज में उसको किस प्रकार रहना है उस प्रकार वो सीखते, समाज में किस प्रकार बात करना है इस टाइप से। प्रश्न क्रमांक 25, यदि कोई बच्चा कक्षा में बहुत कम बोलता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे तुरंत कमज़ोर घोषित कर देना, दूसरा उसे सुरक्षित वातावरण देकर धीरे धीरे बोलने का अवसर देना चाहिए, तीसरा उसे दंड देना चाहिए और चौथा उसे कक्षा से बाहर करना चाहिए। तो जो राइट आंसर है उसे सुरक्षित वातावरण देकर धीरे धीरे बोलने के अवसर देने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 26, बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या? पहला समूह का कार्य, दूसरा केवल व्यक्तिगत परीक्षा, तीसरा केवल व्याख्यान और चौथा केवल याद। तो इसका जो राइट आंसर है समूह कार्य। बच्चों में सहयोग की भावना करने के लिए समूह कार्य देना चाहिए, यानी कि बच्चों को 5 बच्चों का एक समूह बनाना चाहिए, उस समूह से उनमें सहभागिता और सामाजिक कौशल का विकास होगा। प्रश्न क्रमांक 27,
बच्चों के अनुभव में ईवीएस शिक्षण में शामिल करना चाहिए, क्योंकि अनुभव सीखने का अर्थपूर्ण बनाता है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तीसरा, परीक्षा नहीं, चौथा, शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है, अनुभव से सीखने से जो होता है वो अर्थपूर्ण बनाता है, इसलिए हमको बच्चे के अनुभव को अपने पर्यावरण में शामिल करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 28, मेरा परिवार विषय में पढ़ा समय शिक्षा करना चाहिए। केवल एक प्रकार के प्रयोग को आदर्श मानना चाहिए। दूसरा, विभिन्न प्रकार के प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, बच्चों की तुलना करनी चाहिए। चौथा, निजी प्रश्न पूछकर संविदा कर देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, मेरा परिवार विभिन्न प्रकार के परिवारों को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि एकल परिवार भी होते हैं, संयुक्त परिवार भी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 29, परिवार में बच्चों को प्रेम सुरक्षा मिलने से क्या होगा? भावनात्मक विकास में सहयोग सहायता मिलती है। दूसरा, सीखना बंद हो जाता है। तीसरा, सामाजिकता घटती है। और चौथा, आत्मविश्वास घटता है। तो बच्चों में जो प्रेम और सुरक्षा मिलती है वो भावनात्मक विकास में सहायता मिलती है। प्रश्न क्रमांक 30वां, बच्चे के सीखने पर उसके परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, ए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, बिल्कुल नहीं होता। तीसरा, केवल परीक्षा में होता है। और चौथा, केवल खेल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, बच्चों के सीखने पर उसका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 31, परिवार में भोजन की आदत मुख्यतः किससे प्रभावित हो सकती है? पहला, संस्कृति और परंपरा। दूसरा, केवल मौसम से। तीसरा, केवल विद्यालय से। और चौथा, केवल खेल से। इसका जो राइट आंसर आएगा, संस्कृति और परंपरा से, यानी कि जैसे हिंदू वर्ग के लोगों का अलग प्रकार का पहनावा, संस्कृति, परंपरा रहती है। मुस्लिम बच्चों का अलग रहता है। और इसी प्रकार जैन धर्म का अलग रहता है, सिख धर्म का अलग रहता है, और बौद्ध धर्म का अलग रहता है। इस प्रकार संस्कृति परंपरा अलग अलग रहती है। प्रश्न क्रमांक 32, बच्चों को अलग अलग परिवार के भोजन संबंधित आदत अध्ययन करने से क्या होगा? विविधता की समझ विकसित होगी। दूसरा, भेदभाव बढ़ेगा। तीसरा, केवल याददाश्त बढ़ेगी। और चौथा, कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों में अलग अलग परिवार के भोजन संबंधित आदत अध्ययन करने से विविधता को समझने में विकसित होगी। विविधता का मतलब ये होता है कि एक ही स्थान पर या एक ही शहर में अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के वर्गों के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेक प्रकार की परंपरा होती है। इससे विविधता को हम समझ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 33, यदि दो बच्चों परिवार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती तो शिक्षक क्या करेगा? एक, भाषा को श्रेष्ठ बताना चाहिए। बी ऑप्शन, भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए। तीसरा, बच्चों को बोलने से रोकना चाहिए। चौथा, उसकी भाषा को गलत कहना चाहिए। तो उस समय टीचर को करना चाहिए कि भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि इसको बहुभाषिता कहते हैं। इससे टीचर को इसको संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, यानी कि दोनों बच्चों का उपयोग करके अन्य बच्चों में भी उस प्रकार की भाषा को सिखाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 34, परिवार में बच्चे का प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता मिलने से क्या होगा? पहला ऑप्शन, जिज्ञासा विकसित होगी। दूसरा, सीखने की क्षमता घटेगी। तीसरा, अनुसंधान क्षमता हो जाएगी। चौथा, ज्ञान कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, बच्चों में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता से जिज्ञासा विकसित होगी, यानी कि बच्चे आसानी से पूछ सकेंगे, आसानी से सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 35, बच्चों के बीच मित्रता विकसित करने शिक्षक को क्या? पहला ऑप्शन, सहयोगात्मक गतिविधियां करानी चाहिए। दूसरा, बच्चों को हमेशा अलग रखना चाहिए। तीसरा, केवल प्रतियोगिता करानी चाहिए। चौथा, केवल लिखित परीक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों में मित्रता विकसित करने के लिए सहयोगात्मक गतिविधियां कराना चाहिए। एक इस प्रकार की गतिविधि कराए जिसमें सभी बच्चों को एक साथ लेकर उनसे काम कराए और उस प्रकार का एक सहयोग करे। प्रश्न क्रमांक 36, परिवार के सदस्यों के आयु में अंतर बच्चों किस बात को समझने में मदद करता है? पीढ़ियों की विविधता में, केवल गणित में, केवल भाषा में, और चौथा, केवल खेल में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, पीढ़ियों की विविधता में, यानी कि इस पीढ़ी में इस प्रकार के लोग रहते थे, इतना उनकी आयु में अंतर है, ऐसे। प्रश्न क्रमांक 37, बच्चे के लिए खेल का महत्व क्या है? सामाजिक और शारीरिक विकास। दूसरा, केवल समय बिताना। तीसरा, पढ़ाई में बात। और चौथा, मनोरंजन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, सामाजिक और शारीरिक विकास। यदि बच्चा खेलेगा तो सामाजिक तत्वों को भी सीखेगा, समाज में किस प्रकार रहना है। और शारीरिक विकास का मतलब ये होता है उनके शरीर का विकास होगा, मांसपेशी अच्छी तरीके से काम करेगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, शरीर का विकास होगा। प्रश्न क्रमांक 38, ईवीएस में परिवार और मित्र पढ़ाने सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? केवल परिभाषा याद कराना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को अपने सामाजिक परिवेश समझने में मदद करना। तीसरा ऑप्शन, केवल परीक्षा तैयारी। चौथा, केवल चित्र बनाना। तो जब भी हम ईवीएस पढ़ाएंगे परिवार मित्र को समझाने के लिए, तो बच्चे को अपने सामाजिक परिवेश को समझने में मदद मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 39, बच्चों को अपने परिवार कहानी सुनाने देने से किस कौशल को
बढ़ाता है। पहला ऑप्शन अभिव्यक्ता और संचार को, दूसरा केवल गणना को, तीसरा केवल चित्रकला को, चौथा स्मरण को। तो बच्चों को अपने परिवार कहानी सुना देने से जो अभिव्यक्ति और संचार का कौशल बनता है, व्यक्ति का मतलब व्यक्ति को या फिर बच्चे को खुद से बोलने की स्वतंत्रता मिलती है और उसका जो भाषाई संचार है वो बहुत अच्छा विकसित होता है। प्रश्न क्रमांक 40, यदि किसी बच्चे को अनुभव पाठ पुस्तक से अलग है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके अनुभव को गलत कहना चाहिए, दूसरा ऑप्शन अनुभव को चर्चा आधार बनाना चाहिए, तीसरा उससे चुप करा देना चाहिए, चौथा उसे दंड देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन भी आएगा, अनुभव पर चर्चा का आधार बनाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 41, परिवार में सहयोग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वास्तविक जीवन के कार्यों में सहभागिता, दूसरा केवल किताब पढ़ना, तीसरा केवल लिखित परीक्षा देना और चौथा केवल शिक्षक को सुनना। उसका जो राइट आंसर है सहयोग की भावना बढ़ानी, तो वास्तविक जीवन में कार्यों में सहभागिता करनी होगी। प्रश्न क्रमांक 42, बच्चों को परिवार के सदस्यों की भूमिका समझने के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी है? पहला ऑप्शन भूमिका अभिनय, दूसरा केवल रटना, तीसरा केवल लिखना और चौथा परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है भूमिका अभिनय, यानी कि एक नाटक कराना चाहिए इससे, ताकि वो आराम से अपनी भूमिका को समझ सके। परिवार में ये सदस्य ये करता है। प्रश्न क्रमांक 43, परिवार में सभी सदस्यों को काम सम्मान करना किस मूल को बढ़ा देता है? पहला समानता को, दूसरा भेदभाव को, तीसरा अहंकार को और चौथा प्रतिस्पर्धा को। तो इसका जो राइट आंसर है समानता को, यानी कि सभी को एक समान समझना, समानता को बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक 44, बच्चों को सीखने की क्षमता पर सकारात्मक पारिवारिक वातावरण का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है, दूसरा हमेशा नकारात्मक, तीसरा कोई प्रभाव, चौथा खेल तक सीमित। इसका जो राइट आंसर आएगा सकारात्मक हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 45, ईवीएस में स्थानीय परिवेश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला अपने बच्चे अपने आसपास के आसानी से जोड़कर सीखते हैं, दूसरा इससे पाठ्य पुस्तक समाप्त हो जाती है, तीसरा इससे किताब बेकार हो जाती है और चौथा इससे परीक्षा नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बच्चे अपने आसपास की को आसानी से जोड़कर सीखते स्थानीय परिवेश से यदि उनको पढ़ाते हैं तो। प्रश्न क्रमांक 46, परिवार के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए किस पर? विविधता और बच्चों के अनुभव पर, दूसरा ऑप्शन केवल आदर्श परिवार पर, तीसरा ऑप्शन केवल परीक्षा पर, चौथा केवल परिभाषा पर। तो इसका जो राइट आंसर है परिवार के बारे में पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे अधिक सोचना चाहिए विविधता और बच्चे के अनुभव को, यानी कि बच्चे के अनुभव को भी शेयर कराना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 47, बच्चे की संवेदनशीलता विकसित करने के लिए शिक्षक को विभिन्न क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन विभिन्न सामाजिक पारिवारिक परिस्थिति पर चर्चा करनी चाहिए, दूसरा बच्चों की तुलना करनी चाहिए, तीसरा कमजोर बच्चों को अलग करना, चौथा केवल अंक देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, विभिन्न सामाजिक पारिवारिक परिस्थितियों पर चर्चा कराना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 48, मेरे परिवार में कौन कौन से काम कौन करता है? प्रश्न मुक्ता किसको समझ विकसित? पहला ऑप्शन कार्य विभाजन, दूसरा केवल गणना, तीसरा केवल भाषा और चौथा केवल विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कार्य विभाजन के लिए। प्रश्न क्रमांक 49, परिवार और मित्र विषय में सबसे प्रभावी मूल्यांकन क्या है? केवल रटकर लिखाना, दूसरा गतिविधि चर्चा अनुभव आधारित मूल्यांकन, तीसरा केवल मौखिक परीक्षा और चौथा केवल गृहकार्य। तो परिवार और मित्र विषय समझना सबसे प्रभावी मूल्यांकन होता है गतिविधि चर्चा अनुभव आधारित मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 50, ईवीएस शिक्षण में बच्चे के अनुभव को महत्व देना किस दृष्टिकोण से संबंधित है? पहला ऑप्शन बाल केंद्रित रचनावादी दृष्टिकोण, दूसरा केवल शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, तीसरा केवल दंडात्मक दृष्टिकोण और चौथा केवल रटने। तो ईवीएस में हम बच्चे के अनुभव को देना था, मतलब बाल केंद्रित और रचनावादी दृष्टिकोण, यानी कि बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने सपने के लिए, अपनी माँ के लिए। थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद।